हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ फ्रॉम द बुक ऑफ द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, रिटन बाय जगमोहन ब्लोखरा। ठीक है। तो आपको जैसे पता है, इससे पहले हमने 3 पार्ट जो है बना रखे हैं और ज़रूर आप उन पार्ट को देखिए। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है चौथा भाग। ठीक है। और हम स्टार्ट करें पंगवाल से। ठीक है, पेज नंबर 86 में ये पंगवाल का टॉपिक है। तो जनजातियों के टॉपिक में पंगवाल से भाग नंबर 4 शुरू करते हैं। तो चलिए। पंगवाल पांगी क्षेत्र में रहने के कारण पंगवाल नाम पड़ा है। ठीक है, क्योंकि पांगी में रहते थे ना, पांगी मतलब चंबा में। ठीक है। तो इस क्षेत्र में रहने के कारण जो इनका नाम पंगवाल पड़ा है। चंबा के पांगी क्षेत्र के लोगों को पंगवाल कहते हैं। ओके, ठीक है। पांगी इस समय प्रदेश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, जिसका सर्दियों में देश प्रदेश के हर भूभाग से संपर्क कट जाता है। दंत कथा के अनुसार मुस्लिम युग में कुछ राजपूत अपने स्त्रियों सहित कुछ गुलाम आदि को साथ लाकर इस दुर्गम क्षेत्र में बस गए। पुरुष लोग युद्ध में भाग लेने के लिए मैदान में गए और वापस न आए। स्त्रियों ने गुलाम नौकरों से विवाह कर लिया और पंग वाले उनकी संतान है। समझ में आ रही ना बात? कि जब मुसलमानों ने जो है भारत में आक्रमण किया था, ऐसा बोला जाता है, मुसलमानों ने जब भारत में आक्रमण किया था तो कुछ राजपूत जो है ना अपनी स्त्रियों को लेके, अपनी मैडमों को लेके जो है ना चंबा के एरिया में भाग गए और खुद चले गए वो युद्ध लड़ने। तो युद्ध लड़ने चले गए, स्त्रियों को रख दिया उन्होंने घर में। तो युद्ध में वो मारे गए और जो उनकी जो स्त्रियां थी उन्होंने गुलामों तथा नौकरों से शादी कर ली। तो जो उन्होंने जो संतानें पैदा की वो पंगवाले कहे जाने लगे। ठीक है। परंतु यह बात मनगढ़ंत भी लगती है। मैदानों से भाग कर आने वाले लोग इतने दुर्गम क्षेत्रों में क्यों जाते? पांगी घाटी के लोग अति प्राचीन निवासी है। इनका व्यवसाय कृषि है। पंगवाल समाज कई जातियों तथा उपजातियों में बटा है। पंगवाल अनाज से छड़क को अलग नहीं करते हैं, उसके साथ ही पीस लेते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अनाज की भारी कमी रहती है। पंगवाल समाज में औरतों का स्थान ऊंचा है, उच्च है वहाँ पे। ठीक है। तो अनाजों का जो छिलका छिलके होते हैं ना, वो उसको मिक्स कर देते हैं और उसको भी खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनाज की बहुत कमी होती है। ठीक है। इस क्षेत्र की दुर्गमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी शासनकाल में इस क्षेत्र को गए अधिकारी व कर्मचारी की मृत्यु भत्ता भी दे दिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि शायद ही अमुक व्यक्ति वापस आए। पांगी चंबा जिले की उप तहसील है। पांगी जो है ना चंबा जिले की उप तहसील है। इसके पूर्व में लाहौल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर है तथा पश्चिम और दक्षिण में चूरा तहसील और भरमौर उप तहसील स्थित है। चंबा जिले का क्षेत्रफल 2316 वर्ग मील है। पांगी उप तहसील का क्षेत्रफल जिले के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। तो ये कुछ पंगवाल के बारे में है, हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा और इसकी स्टोरी भी हमें पता चल गई है कि कैसे कैसे इसका नामकरण हुआ और क्यों इसको पंगवाल इस तरह मतलब जाना जाने लगा। ठीक है। अगला है पांगी घाटी। जनजाति के टॉपिक में जो है ना गाइस, ये टॉपिक भी पढ़ने पड़ते हैं, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, फिर वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, फिर वहाँ का जो खान पान, रहन सहन, उनका दिनचर्या के बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है। अगला है पांगी घाटी। पांगी प्रदेश चंद्रभागा और संसारी नाला की घाटी में स्थित है। यह घाटी बहुत ही सुंदर और स्वास्थ्यप्रद है। वहाँ पे देखो ना, संसारी नाला है, चंद्रभागा नदी है और वहाँ पे स्थित है यह क्षेत्र, और बहुत ही सुंदर स्थान है। जैसे चंबा बहुत अच्छा है और सुंदर जगह है, वहाँ अच्छी हरियाली है, तो स्वस्थप्रद है वहाँ का जो वातावरण है।
पांगी प्रदेश को चंबा से अलग करने वाली विशाल और ऊंची पर्वत श्रेणी है। पांगी प्रदेश को चंबा से पृथक करने वाली विशाल और ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसका नाम पांगी श्रेणी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि चंबा को जो है ना, जैसे मान लो ये है आपका चंबा, ठीक है, मान लो ये चंबा है, और ये मान लो ये है आपका पांगी, ठीक है। तो बीच में जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इसको बोला जाता है, पर इस पर्वत श्रेणी को बोला जाता है पांगी श्रेणी, ठीक है। तो इस चंबा को अलग करता है पांगी को अलग करता है ये चंबा से। पांगी पर्वतमाला में 8 दर्रे है, 8 दर्रे अथवा पास है जिनसे पांगी प्रदेश में पहुंचा जा सकता है। इन दर्रों को पर्वतीय लोग ज्योत अथवा ज्योति कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए दर्रे होते क्या है, दर्रे होते हैं 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता, ठीक है, बीच का रास्ता उसको बोला जाता है दर्रा, ठीक है ना। तो स्थानीय भाषा में इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ज्योत या ज्योति, ठीक है। यह सदा हिमाच्छन्न रहते हैं। इनमें सबसे कम ऊंचाई की ज्योत जिसका नाम है साच ज्योत, साच ज्योत, ठीक है, अथवा साच पास। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,328 फुट है, ठीक है। तो साच दर्रा जो है, साच जो ज्योत है, वो पांगी घाटी की जो है सबसे छोटा या सबसे कम ऊंचाई वाला दर्रा है। सबसे ऊंचा शिखर इस पर्वतमाला में 19,000 फुट ऊंचा है, ठीक है। पांगी घाटी में आमतौर पर आबादी 8,000 और 10,000 फुट ऊंचाई के मध्य है। चंद्रभागा नदी जहां पांगी प्रदेश की सीमा को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रविष्ट होती है, वहां की ऊंचाई समुद्र तल से 7,000 फुट है। यह इस प्रदेश के कम से कम ऊंचे वाला स्थान है। इससे नीचे वाला स्थान पांगी क्षेत्र में और कोई नहीं है। नवंबर से अप्रैल तक 6 महीने में पांगी प्रदेश बर्फ से आच्छन्न रहता है। एक वर्ष की लाड़ में 24 फुट बर्फ पड़ी ऐसा बताया गया था। एक कोई ऐसा साल आया था जहाँ पे 24 फुट ऊंची बर्फ पड़ी थी, ऐसा लोग वहाँ पे बताते हैं। प्राय बर्फ के दिनों में एक गांव से दूसरे गांव के सभी मार्ग बंद रहते हैं और 6 महीने तक स्त्री पुरुष बालक ही नहीं, उनके पशु भी घरों में बंदी बन जाते हैं। घर ऐसे बने हैं कि गाय बैल बकरी भेड़ और मनुष्य साथ साथ 6 महीने तक अंदर रह जाते हैं। गोबर भी पशुओं का 6 मास बाद उठाते हैं। अपने लिए तथा पशुओं के लिए खाने का सामान तथा घास जमा करके रखते हैं। पांगी प्रदेश तक मानसून नहीं पहुंचता है, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। शीतकाल में बर्फ गिरती है। तो देखिए ना, वहां पे पांगी में जो है ना बर्फ इतनी गिर जाती है कि 6 महीने तक जो है ना लोग अपने ही घरों में बंद रहते हैं। तो सोचने का विषय ये, वो लोग खाते क्या होंगे, ठीक है। ये एक आपके लिए भी क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। खाते क्या होंगे जब 6 महीने तक वो घर के अंदर बंद रहते हैं? कमेंट में बताना अपनी बात, ठीक है। पांगी पर्वतमाला में और घाटी में अभ्रक अधिक मात्रा में मिलता है। पांगी में कौन सी धातु अधिक मात्रा में मिलती है? अभ्रक। कहीं कहीं सोना भी पाया जाता है। धरवास में अभ्रक का एक चश्मा है, ठीक है ना। कहाँ पे है? धरवास में। उस चश्मे के पानी को कुछ समय तक लगातार पीने से अनेक क्षय रोगियों के स्वस्थ होने की बात बताई जाती है। किलाड़ से 4 मील आगे मुंशी है जिसका पानी सोने के रंग का है। देखिए अभ्रक का चश्मा कहाँ पे है? धरवास। धरवास है चंबा के पांगी में, ठीक है। और वहां से आगे एक मुंशी है जिसका पानी सोने के रंग का है। एक चश्मा है ना, तो उसका पानी गोल्डन कलर का है, ठीक है। यहाँ की रेती में सोने के बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देते थे। पांगी उप तहसील में रहने वाली जातियां है ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, राठी, हाली, लोहार, मेघ तथा ढाकी। तो ये जनजाति जो है वहां पे पांगी में रहती है।
छुआछूत का अस्तित्व तो यहाँ है, परंतु हिमाचल प्रदेश के और भागों के समान छुआछूत नहीं है। उदाहरण के लिए देव मंदिरों में हाली, लोहार, मेघ और ढाकी जाति के लोग बेरोक टोक आते जाते हैं। ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर और राठी यह नाम के लिए भिन्न है, नाम के ही है, बाकी वैसे तो कोई वहाँ पे छूत नहीं होती। ठीक है, इनमें परस्पर शादी ब्याह होते हैं, आपस में शादी ब्याह भी करते हैं। जनेऊ पहनने का रिवाज यहाँ नहीं है, अथवा यह बहुत कम है। हिंदू धर्म के अनुसार सप्तपदी आदि करके विवाह अथवा मंत्रों पूर्वक अन्य संस्कार करने की प्रथा यहाँ नहीं चलती है। स्त्रियों की दशा यहाँ दासों से भी बुरी रही है। सारा काम औरतें ही करती है। मर्द प्राय शराब पीकर मस्त रहते हैं और नाचते रहते हैं। घर का, खेत का और जंगल का सारा काम औरतें ही करती है। मतलब यार आदिम जनजाति में जो है ना, औरतों का थोड़ा जो हाल है वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पे जो सुधार करने की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट है, इस प्रदेश के निवासियों का धर्म हिंदू धर्म ही है। कुछ तिब्बती लोग भी यहाँ रहते हैं जिनको भोट कहा जाता है। यहाँ के निवासियों पर भी बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव है। प्रायः लामाओं से पूछकर यहाँ के निवासी मरने जीने पर आवश्यक धार्मिक कार्य करते हैं। वास्तव में इस प्रदेश में ब्राह्मणों की अपेक्षा लामाओं का ही अधिक प्रभाव है। तो यहाँ पर भी जो है ना, चंबा में जो है ना, लामा ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, लामाओं का प्रभाव ज़्यादा है। ब्राह्मण का यहाँ के समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। पंगवालों की स्वतंत्र भाषा है जिसे पंगवाली कहते हैं। इस भाषा को स्थानीय टांकरी लिपि में लिखने का सबसे पहले रिवाज अधिक था, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पंगवाली भाषा के कुछ शब्द के अनुवाद नीचे दिए गए हैं। तो पंगवाल में पिता को बोलते हैं बहू, बहू, चाचा को बोलते हैं मठा, साले को बोलते हैं मिठ, बहन को बोलते हैं दई, दादा को बोलते हैं दादू, माँ को बोलते हैं ई, मामा को बोलते हैं माए, बहनोई को बोलते हैं भाणेजी, भाणजी, भाभी को बोलते हैं ढौजी। तो ये कुछ पंगवाली भाषा है, ये जो इसका हिंदी में अनुवाद है ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांगी लाहौल में चमड़े के जूते पहनने का रिवाज नहीं था। चमार भी कोई नहीं है। जो जानवर मरते हैं उनका चमड़ा उतारा नहीं जाता है। घास का जूता, जिसे यहाँ पूला कहते हैं, पूड़ा, पूड़ा बोलते हैं घास का जूता को। ठीक है, जैसे मान लो जूता है ना, तो पंगवाल में इसको क्या बोलते हैं, पूला। तो जिसे घास का जूता कहते हैं उससे लगाते हैं। पूड़े बनाने का काम भी औरतों का ही है। किलाड़ से चंबा जाने आने में 20 पूड़े टूट जाते हैं। इस प्रकार पंगवाल जब कभी चंबा जाते थे तब राशन के अतिरिक्त पूड़ों का बोझ उठाकर जाते थे। तो देखो वहाँ पे चमड़े के जूते नहीं है, वहाँ पे प्लास्टिक के जूते नहीं, वहाँ पे घास का जूता जिसे बोला जाता है पूड़ा। तो जब भी वो राशन के ले जाते थे ना, तो पूड़े भी उनको उठा के ले जाने पड़ते थे। ठीक है, तो जहाँ पूड़ा अथवा जूता टूटा वहीं उसे छोड़कर पंगवाल नया पूड़ा लगा देते हैं, नया जूता लगा देते हैं जहाँ पे उनका जूता टूट जाता है। घास के पूड़े से पाँव गर्म रहता है और बर्फ पर पाँव जमाने में भी सुविधा रहती थी है। वस्त्र प्राय ऊनी पहनते हैं। पुरुष सिर पर सूती टोपी लगाते हैं, पंगवाल की पहचान है। औरतें भी सर पर चुराही टोपी लगाती है। कमर में रस्सी बांधे रहने पर भी पंगवाल बोझ औरत से ही उठवाता है। औरतें इस प्रदेश में अपेक्षाकृत कम है, फिर भी यहाँ बहुपत्नी प्रथा चलती है। जिसका काम एक से नहीं चलता वह दूसरी औरत ले आता है। इस प्रकार गरीब आदमी के लिए शादी करना यहाँ काफी मुश्किल रहता है। तो देखो ना, पंगवाल के बारे में हमने बहुत अच्छी चीजें पढ़ी। पूड़ा पढ़ा हमने, पूड़ा, और औरतों से ही कराते हैं ये लोग काम। ठीक है, पूड़े को औरतें ही बनाती है। पूड़ा मतलब जूता। औरतें गले में मनकों की माला पहनना पसंद करती है। चांदी के गहने भी थोड़े बहुत लगाती है। गरीबी बहुत अधिक होने से औरतें दिन में ऊनी वस्त्र ओढ़े रहती है।
उससे ही रात को कंबल का काम लेती है। बर्तन भी उनके घर पर बहुत कम दिखाई देते हैं। चंबा जिले में गद्दी और पंगवाल इन दोनों की वेशभूषा सर्वथा पृथक है और कहीं भी दूर से इन्हें पहचाना जा सकता है। चंबा के अजायब घर में पंगवाल स्त्री पुरुष दोनों का सही रूप दिखलाने के लिए बड़ी लकड़ी की मूर्ति बनाकर उस पर वेशभूषा का स्वरूप दिखाया हुआ है। जब आप चंबा जाएंगे ना तो वहाँ के अजायब घर में जाना, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष लकड़ी के बना रखे, तो उनका जो रहन सहन, उनका जो पहनावा है, वो सब कुछ उस मूर्तियों में दिखाया गया। ठीक है। चंबा जिले के निवासी होने पर भी पंगवाल स्त्री पुरुष चंबा शहर में अपने आप को परदेसी अनुभव करते हैं। लोकल है वहाँ के, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि बाहर के है। ठीक है। और शहरी लोग भी पंगवाल को अपने से हीन तथा संस्कार रहित मानकर उनसे नफरत से देखते हैं। यह पंगवालों के हाथ पानी लेने से लोग परहेज करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में पंगवाल गंदे होते हैं। तो पंगवालों को जो है ना वहाँ पे हीन मानते हैं, गंदे मानते हैं लोग। ठीक है। मानसून से वंचित रहने के कारण तथा अधिक हिमपात के कारण पांगी लाहौल में मुख्यतः एक ही फसल होती थी। यहाँ की भूमि को औत्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औत्तर। गेहूं, जौ और एल्लो यहाँ के मुख्य अन्न है, जो जुलाई के अंत में और कहीं कहीं अगस्त में काटे जाते हैं। फसल को क्या बोला जाता है? औत्तर, यहाँ पे पांगी में। ठीक है। फूलन, भरेश, कोदरा और मसूर की खेती भी यहाँ पे होती है। पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र में आई उन्नत तकनीक से यहाँ पर भी ऑफ सीजन सब्जियों का उत्पादन भारी मात्रा में हो रहा है। पहले लोग जितना अन्न पैदा करते थे वह 6 मास के लिए पर्याप्त नहीं थे। ठीक है। नतीजा यह था कि प्रायः सभी पंगवाल भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे। पेट भरने के लिए गेहूं, जौ, नंगा जौ और दूसरे अन्नों के साथ भूसे को मिलाकर घराट में पीसा जाता था। फिर उसके आटे से छुकरी और सुईन नामक घास की पत्तियां मिलाकर मोटी रोटी बनाई जाती। अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में पंगवालों को उक्त प्रकार की रोटी भी नहीं मिलती थी। देखो ना यार, जो गेहूं होते हैं, जो होते हैं ना, उनको अलग नहीं करते, ये भूसे के साथ उसको पीस देते हैं और उसका आटा बना देते हैं। उसमें जो है ना जो सुईन नामक घास है उसकी पत्तियां मिला के उसकी रोटी बनाई जाती है और उसे खा जाते हैं। बहुत मतलब यहाँ की लाइफ ना बहुत हार्ड है यार, पंगवाल की लाइफ। ठीक है। जो अनाज घराट में पीसने के लिए लिए जाता है उसे भी भूसे के साथ पीसा जाता है। किसी को भी भूखा खाना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी भूसा खाना अच्छा नहीं लगता। कोशिश करने पर भी आम व्यक्ति भूसे घास वाली पूरी रोटी नहीं खा सकता। इस रोटी में अनाज का भाग 1/3 से भी अधिक नहीं रहता। वास्तव में यह रोटी भूसे और घास की होती है। अनाज का आटा भूसे और घास को मिलाने का काम करता है। यह भोजन इतना कम पौष्टिक होता है कि पंगवाल दिन में 5 बार भोजन करता है। 5 बार भोजन करके भी अपने बच्चों को आधा पेट भूखा रखकर रात की पूरी नींद ले लेता था। पंगवाल के जीवन का यह क्रम शताब्दियों से चलता आ रहा था। तो यहाँ के लोगों का देखो ना, थोड़ा तो यार बुरा हाल है यहाँ पे, क्योंकि जब भूसे की रोटी खानी यार, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना यहाँ के लिए। तो आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार एक बार किलाड़ तक गए थे और अनाज की कमी देखकर उन्होंने भारत सरकार की विशेष मदद से हवाई जहाज द्वारा पैराशूट से 30 मन गेहूं पंगवालियों के लिए पहुंचाया। ठीक है ना। किसने जो है ना पंगवाल के लिए 30 मन गेहूं पहुंचाया था किलाड़ में जाके? डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। ठीक है। सॉरी, 30 मन 300 मन गेहूं। पांगी प्रदेश वासियों ने अपनी सरकार से यह प्रत्यक्ष सहानुभूति पाई, उसके लिए वह बहुत कृतज्ञ भी थे। परंतु अनाज की कमी का प्रश्न लंबे समय तक ज्यों का त्यों प्रदेश के सामने उपस्थित था। हवाई जहाज से अनाज इसलिए फेंका गया था क्योंकि पांगी तक अनाज ले जाने के लिए घोड़े खच्चर का रास्ता नहीं था। हवाई जहाज भी उतारा नहीं जा सकता था क्योंकि उतारने के लिए मैदान नहीं था। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा था। तो देखिए, हेलीकॉप्टर आता था वहाँ पे
और हेलीकॉप्टर ने जो है और वहाँ से जो है ना उनके लिए जो है ना अनाज फेंकना नीचे, ठीक है, अनाज की बोरियां नीचे फेंकनी। तो वहाँ से लोग उठाते थे क्योंकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं कर सकता था, और ऊपर से ही वो अनाज की बोरियां फेंक देते थे। तो उससे वो सेटिस्फाई हो गए थे वहाँ के लोग, यार ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगा उन्हें ये चीज़, ठीक है। पांगी लाहौल में मुख्य धंधा खेती था, लेकिन अपने खाने के लिए यहाँ के लोगों को पर्याप्त अन्न नहीं मिल पाता। लोग भेड़ बकरी पालते हैं, परंतु अधिक संख्या में वह भी नहीं पाले जा सकते थे, क्योंकि 6 मास तक बर्फ के दिनों पर घर में रखकर इन्हें घास चारा देना पड़ता था। इसलिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पंगवाल, जास्कर और स्पीति से वस्तु विनिमय के आधार पर ऊन ले जाते थे। जास्कर स्पीति वाले तिब्बत से ऊन लाते थे। इन प्रदेश में रुपयों का बहुत कम महत्व था। जास्कर वालों से पंगवाल चूर और याक लाते थे तथा बदले में चूर का घी, ठंडी तथा जंगनी लकड़ी देते थे। ठंगी यहाँ का फल है। ठंगी देते हैं। ठंगी यहाँ का फल है जो खुमाने की तरह होता है। जंगनी लकड़ी देवदार और चीड़ में से निकलती है। देवदार और चीड़ से निकलती है लकड़ी, ठीक है। इस लकड़ी को जलाकर ऊंचे पहाड़ों में लोग लालटेन का काम लेते हैं। इसको बोला जाता है जंगनी लकड़ी, ठीक है ना। चीड़ और देवदार से लकड़ी बन के तैयार होती है, इसको बोला जाता है जंगनी लकड़ी। ध्यान रखना आपने, जंगनी लकड़ी। लालटेन का काम करते थे इस लकड़ी को जला के। पांगी में मिट्टी का तेल नहीं मिलता था। किलाड़ में भी 1.5 रुपये में 1 बोतल तेल मिलता था। त्रिलोकीनाथ में अगस्त मास में एक मेला लगता है। इस मेले में तिब्बत, लद्दाख, स्पीति, जास्कर और पांगी लाहौल के सैकड़ों यात्री आते हैं। इस अवसर पर बार्टर पद्धति अथवा वस्तु विनिमय के आधार पर ऊन पंगवाल, उसके बदले में घी, क्या है ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं। इस अवसर पर बार्टर पद्धति अथवा वस्तु विनिमय के आधार पर ऊन लेकर पंगवाल उसके बदले में घी, जीरा, मिर्च, जंगनी देते थे। यहाँ के निवासियों के पास रुपए पैसा नहीं होता था। लोग इतने पुराणवादी और आदिवासी थे कि भूखे रहने पर भी काम धंधे के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाते थे। रास्ते ठीक ना होने से उन्हें सदा डर लगा रहता था कि बाहर जाने पर वह शायद घर नहीं लौट सकेंगे। भाषा और रीति रिवाज भी अलग है। 1962 में भारत चीन युद्ध के उपरांत तिब्बत से सामान आने में भारी कमी आई थी। 1962 में जो भारत चीन युद्ध था तो तिब्बत से जो ना सामान आने में जो कमी हो गई थी वहां पे, ठीक है। पांगी लाहौल की आर्थिक स्थिति यह थी कि वहां से बाहर जाने वाले कोई वस्तु नहीं थी। पंग वाले बाहर जाकर काम नहीं करते जिससे कुछ कमाकर लाए। बाहर से कुछ वस्तुएं लाने का रास्ता नहीं था तथा पंगवालों के पास पैसा भी नहीं है। इस प्रकार यह प्रदेश हिमालय के ऊंचे शिखरों के मध्य सर्वथा अलग थलग एक टापू के समान दूर पड़ा रहा। पांगी पर्वतमाला की लंबाई करीब 60 मील है, जो बड़ा बंगाल के पश्चिमी किनारे पर चंबा जिले में प्रविष्ट होती है और दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम तक फैली है। दूसरी ओर बड़ा बंगाल और चंबा के बीच में मणिमहेश शिखर है जो 15,000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। पांगी शिखर की एक ही शाखा डागनी धार है, ठीक है। तो पांगी की एक ही शाखा है जिसका नाम है डागनी धार, जो भद्रवाह जम्मू कश्मीर को चंबा से पृथक करती है। यह भी मणिमहेश के समान हिमाच्छन्न शिखर है। पांगी लाहौल और पंजाब लाहौल के बीच में चंबा जिले का सबसे ऊंचा शिखर जास्कर है, जिसका पानी चंद्रभागा में आता है, ठीक है। त्रिलोकीनाथ से आगे तांडी के पास चंद्र और भागा दोनों नदियों का संगम होता है। यहाँ से भागा के किनारे किनारे केलंग होते हुए लद्दाख जाने का तथा चंद्रा के किनारे रोहतांग पास से कुल्लू जाने का रास्ता है। रोहतांग पास की ऊंचाई 13,400 फुट है। कितनी है रोहतांग दर्रे की ऊंचाई? 13,400 फुट। रोहतांग से नीचे खोखसर के पास से स्पीति जाने का रास्ता है। लद्दाख और स्पीति जाने के लिए भी 16,000 फुट ऊंचे हिमाच्छन्न शिखरों को पार करना होता है। इस प्रकार
सभी तरफ से पांगे लाहौल का प्रदेश ऊंचे ऊंचे हिमाचल शिखरों से घिरा है। इन शिखरों को पर्वतीय लोग जोत कहते हैं। यहाँ की आर्थिक दशा उन्नत करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। किसको? सरकार को। पांगी में अगर अच्छी आर्थिक दशा करनी है तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो पहला है, खेती के लिए नए बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बर्फ पड़ने पर पूर्व बोए जाएं और जिनके पौधे नष्ट ना हो। भूमि में 2 फसल पैदा करने के लिए प्रयोग किए जाए। नंबर 2 है, सिंचाई के लिए छोटे छोटे नलकूपों का निर्माण किया जाए। नंबर 3 है, जंगलात विभाग के अंतर्गत जो खेती योग्य टुकड़े हैं उन्हें किसानों को दामामी पट्टे पर उठाया जाए। बंजर भूमि में और धारों पर ऐसा घास उगाया जाए जो पशुओं के लिए पुष्टिकरण तथा लंबा हो। ऐसा इनका मानना है कि सरकार को ये स्टेप उठाने चाहिए ताकि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके। यह प्रदेश क्वेटा बलूचिस्तान से भी अधिक सुंदर है और सूखे फलों के लिए उपयुक्त है। यह भाग खुमानी, चिलगोंजा, अंगूर और सेब आदि पैदा करने के लिए अति उत्तम है। इसलिए पांगी प्रदेश को उद्यान प्रदेश बनाने के लिए एक विशेष कार्य योजना हिमाचल प्रदेश शासन को करनी चाहिए। स्वतंत्रता के उपरांत पंजाब लाहौल में अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ, जबकि हिमाचल सरकार के अधीन पांगी लाहौल काफ़ी पीछे रह गया था। लेकिन 1966 के उपरांत हालात बदल गए थे और एक और जहां सड़कों का काम चला, दूसरी ओर कृषि प्रगति पर भी जोर दिया गया। किसी आदिम जाति का अध्ययन करने के लिए विवाह प्रथा और देवता, इन दोनों का अध्ययन सार्वजनिक महत्व रखता है। पंगवाल पुरुष के लिए विवाह करना जीवन में प्रमुख साधना है। विवाह यहाँ पर प्रधानतः 3 प्रकार से होता है। तो यह 3 प्रकार का विवाह है पंगवाल में। पहला है बट्टा। बट्टा क्या होता है? औरत के बदले में अपनी बहन अथवा लड़की देकर जो विवाह होता है उसे बट्टा कहते हैं। इस प्रकार के विवाह को बदलने का विवाह भी कहा जाता है। तो बट्टा विवाह कहाँ होता है, प्रचलित है? ये है पंगवाल में। पंगवाल, ठीक है। तो बट्टा होता है कि अगर आप मान लो कि किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो उसके भाई को आपको अपनी बहन देनी पड़ेगी, उसकी शादी उसके साथ करानी पड़ेगी, ठीक है। इसको दोहरा रिश्ता भी बोला जाता है ना, ठीक है ना। दूसरा विवाह यहाँ पे सप्तवार्षिक श्रम विवाह। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पंगवाल के जीवन में विवाह करना बड़ा कार्य है, क्योंकि विवाह किए बिना मर जाना लोक परलोक दोनों के लिए बुरा है। औरत के बिना घर का काम नहीं चलता है, क्योंकि सारा काम यहाँ औरत ही करती है, तथा जिसका विवाह ना हो उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती। इस कारण बहुधा सास ससुर के घर पर 7 साल तक मजदूरी करके मुश्किल से औरत मिलती है। इस अरसे से खाना ससुर देता है। बहुत बार खाना पर भी विवाहर्थी को व्यय करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब ये अपने ससुराल में रहता है तो वहीं पे उसका खाना खूना रहता है। तो इस प्रकार के विवाह को बोला जाता है सप्तवार्षिक श्रम विवाह, ठीक है ना। तो वो लड़का जो है ना अपने सास ससुर के घर में जो है ना 7 साल तक मजदूरी करेगा। वो कितने साल तक? 7 साल तक मजदूरी करेगा, खाना खूना भी वहीं पे खाएगा, लेकिन कई बार उसको जो है ना उसके लिए भी व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सप्तवार्षिक श्रम विवाह, बट्टा सप्तवार्षिक श्रम विवाह। तीसरा है बलात्हरण विवाह। बलात्हरण विवाह क्या होता है पंगवाल में? बहुधा लड़के लड़की में परस्पर प्रेम होने के बाद लड़के की ओर से बलात्हरण होता है। उसका साथ देने वाले उसके साथी होते हैं और रोती हुई औरत को जबरदस्ती उठाकर लाते हैं। कहा जाता है, समझा यह जाता है कि लड़की झूठ मूठ में रोती है, वास्तव में उसकी सलाह से ही हरण होता है। बाद में बकरा और शराब देकर सास ससुर से लड़का क्षमा मांगता है, जो मिल जाती है, ठीक है। उसको बोलते बलात् या हरण विवाह। मतलब लड़की को उठा के ले आएंगे, लड़की रोने के नाटक करेगी तो फिर उसको उठा के ले आते हैं, उसे बोला जाता है बलात् हरण विवाह। फिर बाद में जो है ना बकरा और बोतल जो है ना शराब की बोतल उसके सास ससुर को देते हैं और उनसे जो है ना लड़के को सॉरी मांगनी पड़ती है। फिर वो मान जाते हैं, बाद में शादी हो जाती है उनकी, बढ़िया हैप्पी मैरिज, ठीक है।
नेक्स्ट है शादी की रस्में। पांगी प्रदेश में विवाह की पूरी रस्म में 4 प्रक्रियाएं होती है। इनका नाम है पिल्लम, फक्की, छक्की और शादी। पिल्लम, फक्की, छक्की और शादी। यहाँ शादी के लिए लड़के वाले ही लड़की वालों के यहाँ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले लड़के का पिता अपने किसी खास आदमी को लड़की के घर बात करने के लिए भेजता है। इस दिन खास आदमी 1-2 बोतल शराब पिलाता है, क्योंकि शराब के बिना बात नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार को पिल्लम कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पिल्लम। जब कोई लड़के वाला किसी बंदे को जो है ना लड़की के घर भेजेगा तो बोतल लेके जाएगा उसके लड़की के पिता को, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पिल्लम। पिल्लम मतलब पिलाना। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात? पिल्लम मतलब पिलाना। पिल्लम होता है पिलाना। ठीक है, पिलाना, पिलाएगा क्या? दारू पिलाएगा। ठीक है, इसके बाद लड़की वाले यदि स्वीकृति देते हैं तो किसी अच्छे दिन को तय करते हैं। उस दिन लड़के वाले 25 बोतल शराब, लगभग 20 सेर अनाज, घी अथवा तेल में पकी पूड़ी तथा हैसियत के अनुसार 1-2 आभूषण लेकर लड़की वालों के घर जाते हैं। ठीक है, पूरी घर के सब रिश्तेदार मिलजुल कर खाते हैं और खूब शराब पीते हैं। केवल भूषण लड़की को पहना देते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है फक्की। देखो, जब लड़का लड़की की सेटिंग हो जाती है उसके बाद क्या होता है, लड़के वाले जो है ना 25 बोतल शराब ले जाते हैं लड़की के घर, 20 सेर अनाज ले जाते हैं लड़की के घर, घी ले जाते हैं और तेल में पकी हुई पूड़ी वो ले जाते हैं लड़की के घर, और अपने इस हैसियत के अनुसार जो है ना उसको ज्वेलरी ले जाते हैं। ज्वेलरी लड़की को पहना दी जाती है और पूड़ी वगैरह सारे सभी लोग खाते हैं और वो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं फक्की। ठीक है ना, फक्की। पिल्लम तो आपको समझ में आ गया ना, जब वो बोतल लेके जाएगा उनके घर, पिल्लम। फक्की बोलेंगे जब वो उसमें 25 बोतलें शराब की, पूड़ियाँ, आभूषण और अनाज ले जाएगा, उसको बोलते हैं फक्की। ठीक है, फक्की की उक्त रस्म में करीब 1 साल बाद लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं। इस बार 35 बोतल के करीब घड़ों अथवा कनस्तरों में शराब ले जाते हैं। 30 सेर लगभग 12 किलो के करीब तेल से तली पूड़ी तथा कुछ आभूषण ले जाते हैं। 2-3 दिन लड़की वालों के घर ठहरते हैं, खूब खाते पीते हैं। इस प्रथा अथवा प्रक्रिया को छक्की कहा जाता है। जब फक्की हो जाता है उसके बाद जो है ना लड़के वाले जो है ना लड़की के घर दोबारा से जाते हैं और 35 बोतलें करीब शराब के ले जाते हैं कनस्तरों में भर के, और 30 सेर या 12 किलो के करीब तेल में तली हुई पूड़ी ले जाते हैं, कुछ आभूषण ले जाते हैं, ज्वेलरी ले जाते हैं, और 2-3 दिन तक है ना लड़की के घर में रहेंगे। और जब वो लड़की के घर में रहेंगे तो खूब खाएंगे पिएंगे और दारू पिएंगे दबा के। इस प्रक्रिया को बोला जाता है छक्की। पिल्लम, फक्की और छक्की, ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद लामा जी अथवा देवता आदि से मुहूर्त का दिन तय करा के लड़के के साथ 3 आदमी लड़की वालों के घर पर जाते हैं और दूसरे दिन लड़की को साथ लेकर अपने घर वापस आते हैं। इस बार भी शराब आदि ले जाते हैं और पिलाते हैं। जब लामा जी से जो है ना मुहूर्त का दिन तय होता है तो लड़के के साथ 2-3 आदमी फिर लड़की के घर जाएंगे और दूसरे दिन लड़की को साथ लेकर अपने घर वापस आएंगे। मतलब लड़की को जो है ना अपने घर लेके आएंगे वो। ठीक है, इस बार भी शराब आदि ले जाते हैं और पिलाते हैं। जब लड़की विवाह के बाद ससुराल जाती है तब लड़की के घर से 7 आदमी जाते हैं। उसके लड़की के 7 आदमी जाएंगे, लड़की के साथ ना लोग जाएंगे उसके घर से, लाड़े के घर मतलब दूल्हे के घर। ठीक है, लड़की के साथ 7 बंदे। यह 7 व्यक्ति लड़की को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बकरी, गाय, बर्तन आदि भी देते हैं। इन 7 आदमियों को लड़के वाले के यहाँ बड़ी सेवा की जाती है। वास्तव में यही बाराती होते हैं
2 दिनों तक लड़के वाले के यहाँ रौनक रहती है। शराब और बकरों का दौर चला रहता है। विवाह में कहीं भी बाजा नहीं बजाया जाता। तीसरे दिन लड़की वाले अपने घर चले जाते हैं। जाते हुए प्रत्येक लड़के वाला सत्तू पूड़ी आदि भरपूर देता है तथा पूरी शक्ति से खुश कराता है। तो पूरी शादी होगी यहाँ पे तो इनकी, ठीक है। तो जब बाराती वापस जाएंगे तो लड़के वाले उनको सत्तू देता है, पूड़ी देता है और उनको खुश करके भेजता है उनको, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है छूट अथवा तलाक। क्या होता है छूट और तलाक? छूट अथवा तलाक यहाँ आम रिवाज है, इसको यहाँ बुरा नहीं माना जाता। छूट के बाद औरत से जब दोबारा कोई शादी करता है तो उसे रीत के तौर पर कुछ धन देना पड़ता है, जो आम तौर पर अधिक से अधिक 200 रुपये तक होता है। रीत देनी पड़ती है उनको। अगर मान लो कोई किसी का डिवोर्स हो गया, लड़की का तलाक हो गया है और उस लड़की से कोई और शादी करता है तो उन्हें जो है ना उस पहले वाले लड़के को जो ना रीत देनी पड़ेगी 200 रुपये, ठीक है। तब फिर वो दूसरे से शादी कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष आपस में मिलकर औरतों पर परस्पर तबादला कर लेते हैं। बहुधा छूट होने के बाद भी औरत माता पिता के घर बिना शादी किए कुछ समय तक रहती है। छूट के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसके पिता का पता नहीं लगता और यहाँ की रीत के अनुसार ऐसे लड़के अपने पिता का नाम नहीं लिखवाते हैं, उसके स्थान पर अपनी माँ का नाम लिखवाते हैं। ऐसे बच्चों को समाज में किसी प्रकार से हीन नहीं माना जाता। मतलब अगर तलाक हो गया ना और फिर भी बच्चे होते हैं उनके, तो उनको हीन नहीं माना जाता। वो अपने माँ के नाम पे जो ना दर्ज होते हैं और उनको अच्छी परवरिश हो जाती है उनकी भी, ठीक है। ये है पंगवाल के शादियां और तलाक। अगला है बिना पिता की संतान। पंगवाल में जो बिना पिता की संतान है उनके बारे में पढ़ेंगे। नैतिकता की दृष्टि से गर्भपात अथवा भ्रूण हत्या जैसे पापों से ऐसे बच्चों को सम्मान पूर्वक रहने का यह बहुत अच्छा तरीका है। फिर भी इससे इतना पता अवश्य लगता है कि समाज में स्त्री की स्थिति बहुत विषम है और उसे माता के साथ बहुत बार पिता का स्थान ग्रहण करना पड़ता है और उसे माता के साथ बहुत बार पिता का स्थान भी जो है ना उस स्त्री को ग्रहण करना पड़ता है। हालांकि अधिकार उसे सामान्य नागरिक के प्राप्त नहीं है। ऐसी पितृविहीन संतानों को संपत्ति आदि से वंचित होना पड़ता है क्योंकि पता नहीं है कि इनका पिता कौन होता है। बहुत बार गर्भवती स्त्री को पति तलाक दे देते हैं। बाद में जब संतान होती है तो पहले वाला पति बहुधा बच्चे का हकदार बनने के लिए सामने आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई गर्भवती है तो उनके बीच झगड़ा हो जाता है तो फिर बाद में वो मान जाते हैं आपस में, ठीक है। वास्तव में इस प्रदेश में संपत्ति की अपेक्षा पुत्र को बड़ा माना जाता है क्योंकि भूमि से पैदावार करने के लिए उसी का महत्व अधिक है। आजकल विवाह और तलाक आदि के बारे में कानून बन गया है। कानून निर्माताओं को अपने देश की विविध रस्म रीतियों का अध्ययन करके ही कोई समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी सामाजिक कानून रीति रिवाजों को अलग देखकर अपना वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। पांगी की स्त्रियां मेहनती और स्वस्थ सुंदर होती है, शराब पीती है परंतु अधिक नहीं पीती। पंगवालियां पांगी से बाहर के पुरुषों के साथ विवाह करके पांगी से बाहर जाने को पसंद करती है, परंतु पांगी पुरुष ऐसा करना किसी भी दिशा से अच्छा नहीं मानते हैं। हिमाचल प्रदेश बनने से पहले चंबा के राजा का आदेश था कि पांगी की स्त्री पांगी से बाहर किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। ऐसा आदेश 1 नवंबर 1924 को तत्कालीन राजा राम सिंह ने जारी किया था। किसने किया था? राम सिंह राजा तमागा। उसने ये 1 नवंबर 1924 को ये ऑर्डर पारित किया कि कोई भी पंगवाल में जो लड़की है वो बाहर शादी नहीं करेगी। उस हुक्म में लिखा है, ये उस राजा का हुक्म है जो हम पढ़ने वाले हैं। वो राजा बोलता है, मैं आदेश करता हूं कि भविष्य में इन इलाकों की कोई भी स्त्री अथवा लड़की ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा सगाई नहीं करेगी जो व्यक्ति चंबा राज्य में नहीं रहता है। केवल मेरी लिखित स्वीकृति पर ही कोई ऐसा कर सकेगा। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तथा इस कार्य में गुप्त रूप से भाग लेगा उसे दंड दिया जाएगा अथवा दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। हिज हाइसेन राजा चंबा
कार्यालय, गश्ती पत्र 1966 उद्धृत। तो ये राजा का ऑर्डर था भाई, राजा का ऑर्डर मानना पड़ता है भाई, ठीक है। परंतु स्वयं आदेश देने वाला राजा ने तीसा और पांगी की सुंदरियों के पीछे अपनी रानियों को बहुत समय तक दुखी रखा। मतलब खुद तो करने पूरे मजे और दूसरों को देने हैं ऑर्डर, ठीक है। तो राजा राम सिंह है था तो चला के तीसा के पास आज भी एक ऐसी महिला के लिए राजा का एक महल मौजूद है। पांगी में भी किलाड़ में एक बढ़िया पक्का मकान है जो राजा साहब के कृपा कटाक्ष का परिणाम बताया जाता है। तो राजाओं ने ना खुद देखो इनके लिए बढ़िया बढ़िया मकान बनाए थे, महल बनाए थे और खुद दूसरों को करने इन्होंने ऑर्डर, ठीक है। सन 1948 ईस्वी में एक ऐसी घटना हो गई जिससे पंगवालों की भावना उत्तेजित हो गई। चंबा के एक अध्यापक की नियुक्ति पांगी में हुई। उसका प्रेम 20 वर्ष की एक युवती से हो गया। एक टीचर चंबा में नियुक्त हुआ और उसे जो है ना 20 वर्ष की एक लड़की से लव हो गया, ठीक है। उसने लड़की की रजामंदी और उनके माता पिता की स्वीकृति से पांगी में ही विवाह करना चाहा, परंतु जनता ने इसका विरोध किया और लड़की के माता पिता को धमकाया। परिणाम स्वरूप विवाह पांगी में ना हो सका। अध्यापक लड़की को चंबा से लेकर भाग गया और वहां विवाह संपन्न हुआ। इस पर लड़की के पिता को बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया तथा समाज में उसका रहना कठिन हो गया। यह घटना 15 अप्रैल 1948 के बाद की है। बहुत गलत हुआ यार। अब अगर वो प्यार करते थे आपस में तो उनकी शादी कर देते, क्या था यार, ठीक है। तो ये घटना 15 अप्रैल 1948 के बाद की। देखो ना माँ बाप को कितना वो दुख हुआ होगा उनकी इस हरकत से। इससे पहले जब तक चंबा राज्य था तब तक राजा की लिखित आज्ञा के बिना पांगी की लड़की के साथ बाहर का आदमी विवाह नहीं कर सकता था। पांगी वालों की अब भी ऐसी इच्छा है। कारण यह है कि इस प्रदेश में स्त्रियों की संख्या बहुत कम है और सारा काम उन्हीं के बल पर चलता है। सत्य यह है कि यहाँ की स्त्रियां ही पुरुषों को पालती है, फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है ही ने, ठीक है। अनैतिकता का प्रवेश। गरीबी के कारण बाहर के कुछ मन चले लोग यहाँ अनैतिक आचरण को प्रोत्साहन देते हैं और नीचे ही यह बुराई इधर कुछ वर्षों से बढ़ रही है। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा शराब पीने और बनाने वालों के रिवाज पर कुछ नियंत्रण किया जाए, क्योंकि अनैतिक व्यवहार और दुराचरण का मूल शराब ही है। हर्ष और संतोष की बात है कि पांगी के कुछ प्रभावशाली सज्जन इस बुराई को कम करने के लिए प्रयत्नशील है, ठीक है। वस्तुतः पंगवाल पुरुष अत्यधिक शराब पीने के कारण तथा निठाला बैठे रहने के कारण दुर्बल और अनादरणीय हो गया है। यहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की अधिक स्वस्थ और सुंदर प्रतीत हुई। यह ठीक है कि पांगी की स्त्रियां बाहर वालों से विवाह करना पसंद करती है, परंतु बाहर से कोई भी स्त्री पांगी में नहीं आती है, इसलिए किसी प्रकार का प्रतिबंध लागू करना शायद उपयुक्त होगा। परंतु स्थायी इलाज तो यह है कि पांगी के पुरुषों में पौरुष बढ़े। इसके लिए शराब बनाने पीने और कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। इसी से उनके प्रति स्त्रियों के मन में आदर होगा। पांगी में शराब अनाज से बनाई जाती है, जो गेहूं, एलो आदि सभी अनाजों को सड़ाकर अल्कोहल पैदा करते हैं। शराब बनाने और पीने पिलाने के पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कानून द्वारा शराब बंदी का बात हम फिलहाल पांगी के लिए नहीं कह सकते हैं। जो प्रथा शताब्दियों से चलती आ रही है उसे बदलने से पहले जनमत को इसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समग्र नीति के अनुसार ऐसे प्रदेशों में शराब की बुराइयों से जनता को अवगत कराने के उपाय बरतने चाहिए। फिलहाल निम्नलिखित उपाय इस संबंध में करने चाहिए। मतलब जो पंगवाल में सुधार करना चाहिए तो वो यही उपाय करने चाहिए। सबसे पहला है, पांगी प्रदेश में नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हो जो शराब ना पीते हो तथा सदाचारी हो, ठीक है। दूसरा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीनों को छोड़कर शराब निकालना पांगी में मना हो जाए और अनाज की बचत होगी, ठीक है। तीसरा देखिए, पांगी में प्रायः शराब बेचने की बात कही जाती है, पर इस पर रोक लगाने तथा निरीक्षण करने की आवश्यकता है। ओके, अगला देखिए,
जो पुरुष अधिक शराब पीकर अपनी औरत को पीटता है उसे सुविधा का अनुचित लाभ उठाने पर अपराध तथा पीटने के उपरांत दोहरा दंड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार पुरुषों में बुराई कम हो जाएगी। 5वां, मरने के बाद लोग शराब पिलाने और भोजन कराने की प्रथा पर पहले के समान रोक लगाई जाए। यदि कुछ भी प्रतिबंध लगेगा तो निश्चय ही कुरीति बहुत कम हो जाएगी। अगला देखिए, आदिम जाति सेवक संघ जैसी संस्थाओं के प्रचार कार्य में सरकार को पूरा सहयोग होना चाहिए। तो ये कुछ सुधार करने चाहिए वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रदेश में अन्न की कमी होने के कारण लोगों को भूसा और घास खाना पड़ता है या वहां अनाज सड़ाकर शराब बनाना एक प्रकार से अपराध है। जिस दिन पंगवाल शराब छोड़ेंगे उसी दिन उनमें नई चेतना पैदा होगी और अपनी गरीबी को खत्म करने में जुटेंगे। चाहे एकदम शराबबंदी की बात सरकार के ध्यान में ना हो, फिर भी लंबी योजना में यह ध्यान रखना चाहिए कि हिमालय की गरीबी के मूल में शराब की बुराई है और इसे समाप्त करना ही है। पांगी में ब्याह, जन्म और दूसरे अवसरों की अपेक्षा मौत अधिक महंगी है। यदि किसी के घर पर मौत हो जाए तो उसे सारा गांव समूह को भोजन कराना होता है। इसके बिना सामाजिक बहिष्कार होता है। कर्जा उठाकर भी प्रजा को भोजन तो देना ही पड़ता है। बहुत बार इस प्रजामेद के लिए मरे हुए आदमी के रिश्तेदारों को जमीन बेचनी पड़ती है तथा औरतों के गहने गिरवी रखने होते हैं। ये रिवाज देखकर गंदा लगा यार, जब कोई मर जाता है यार वहाँ पे तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, तो मौत तो वहाँ के लिए फिर जीवन से भी ज़्यादा महंगी साबित होती है। तो ये रिवाज वहाँ पे बदलने चाहिए इनको, ठीक है। प्रत्येक परगने में अनेक प्रजाएं होती है। कहीं कहीं यह प्रजा 10 ग्राम की है तो दूसरी 10 गांव की है तो दूसरी जगह केवल 3 गांव की। प्रजा के क्षेत्र में किसी के घर यदि मृत्यु हो जाए तो उस क्षेत्र के समस्त घरों में एक एक को नियत दिन पर एक साथ भोजन देना पड़ता है। भोजन में तेल की तली पूरी, शहद और घी अवश्य है। इस प्रदेश में 100 साल पुराना घी शहद मिल जाएगा ऐसा बताया जाता है, परंतु यह शहद और घी किसी के मरने पर प्रजा को ही दिया जाएगा और किसी को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो पंगवाल की लाइफ थोड़ी हार्ड है, इसलिए इनको एसटी का दर्जा भी दिया गया है। ओके, पशुपालन और खाद। अब यहाँ के पशुपालन देखते हैं कैसा होते हैं यहाँ पे। इस प्रदेश में याक और पहाड़ी गाय के संयोग से नई संकर जाति पैदा किया गया है जिसे चौरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चौरी। पंगवाल ने भी जो है ना, पंगवाल में जो है ना याक जमा गाय, इनसे जो है ना एक नस्ल पैदा करते हैं जिसको बोला जाता है चौरी, ठीक है। चौरी एक टाइप का बैल होता है, ठीक है, बैल या गाय की तरह होता है, ठीक है। चौरी गाय दूध अच्छा देती है, उसके दूध में घी भी अच्छा रहता है, ठीक है। परंतु चौरी और याक के संयोग से जो नस्ल पैदा होती है वह प्रायः मर जाती है। यहाँ भेड़ की ऊन से बढ़िया कंबल और बकरे के बालों से बढ़िया थोबीदरी बनाई जाती है। यहाँ की स्थिति के अनुसार नई नस्ल की भेड़ों और बकरियों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो संख्या में कम होने पर भी मात्रा में ऊन अधिक दें और ऊन मुलायम भी हो। भेड़ों के पालन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा 1971 के उपरांत पांगी क्षेत्र में समुचित विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन आदि है। ओके, अगला है मिंदन वासनी सेवा। ये क्या है देखते हैं। मैं थोड़ा इसका कलर जरा चेंज करता हूँ। मिंदन वासनी देवी, मिंदन वासनी देवी। पांगी में मिंदन वासनी देवी है और लाहौल में त्रिलोकीनाथ। ये दो बड़े देवता है, ठीक है। मिंदन वासनी देवी है पांगी में और लाहौल में त्रिलोकीनाथ, ये दो बड़े देवता है, ठीक है। किलाड़ गांव से 10 मील दूर चंद्रभागा नदी के किनारे पर मिंदल गांव में देवी का प्राचीन मंदिर है। इस देवी के नाम पर काफी जमीन है जो माफी की है, ठीक है। इस देवी के बारे में यह बताया जाता है कि मिंदल गांव में बहुत समय पहले
7 पुत्रों की माँ एक विधवा स्त्री रहती थी। वो बहुत बुढ़िया थी वो बहुत बूढ़ी थी। जिस घर में चूल्हे पर बुढ़िया खाना बनाती थी उसमें एक पत्थर दबा देती थी। एक दिन यह पत्थर काफी ऊपर निकल आया। हमेशा के समान इस दिन भी बुढ़िया ने इसे ठोकने की कोशिश की, परंतु इस बार बुढ़िया कांपने लगी। इतने में आवाज आई, जो देवी की आवाज थी। बुढ़िया, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। तेरे 7 लड़के 7 बहुएं और तू पत्थर बन जाएंगे। देवी ने मिंदल गांव को शाप दिया कि इस गांव में एक ही चौर बैल से हल चलेगा। यहाँ कोई आदमी चारपाई पर नहीं सोएगा। ये देवी माँ ने बोला। देवी माँ ने क्या बोला? 2-3 बातें बोली। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि बुढ़िया, तू और तेरे जो जो बेटे हैं, बहुएं हैं, जो 7 बहुएं हैं, वो जो है पत्थर बन जाएंगे। ठीक है, पत्थर बन जाएंगे सारे। ठीक है। और फिर दूसरी बात उसने क्या बोली? दूसरी बात उसने बोली कि तुम्हारे जो गांव में है ना, एक ही बैल से जो है ना, एक बैल से जो है ना खेती की जाएगी। ठीक है, एक बैल से हल चलेगा। ठीक है, और कोई आदमी यहाँ पे चारपाई पर नहीं सोएगा। तो यह है मिंदल गांव की, मिंदल देवी, ठीक है, की स्टोरी। अब गांव में कोई चरखा नहीं चलाएगा। देवी के इस शाप के बाद तत्काल बुढ़िया वही पत्थर बन गई और उसके 7 लड़के और बहुएं खेत में थे, वह भी पत्थर बन गए। आज भी मिंदल गांव में एक बड़ा खेत खाली है जिसमें बुढ़िया के 7 पुत्र और बहुएं पत्थर बने खड़े हैं। यार ये तो देखने वाली चीज है यार। ठीक है, इस खेत में कोई हल नहीं चलाता है। मिंदल गांव में आज भी एक ही बैल से हल चलता है। गांव में कोई चारपाई नहीं है। जहां पर देवी ने शाप दिया था और पत्थर उठा था, वहां ही देवी का मंदिर बनाया गया है। ऊपर देवी की और नीचे बुढ़िया की पूजा होती है। देवी के समान बुढ़िया की भी मूर्ति बनी है। मिंदल गांव से ऊपर धार पर नाले में देवी सदा नहाने जाती थी। एक दिन देवी ने देखा कि भद्रवाह की तरफ से एक बड़ा असराल सांप पानी पीने आया है। देवी ने असराल के खांडे से 3 टुकड़े कर दिए। आज भी लोगों की मान्यता यह है कि मीलों दूर तक असराल के 3 टुकड़े पहाड़ से सफेद निशान के रूप में दिखाई देते हैं। तिंदी ग्राम में मरकुला देवी की भी पूजा होती है। उदयपुर में एक प्राचीन देवी मंदिर है जहां लकड़ी पर 8वीं शताब्दी के कलापूर्ण के चित्र देखने योग्य है। एक देखिए मिंदल गांव है यार, इसकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो उस बुढ़िया और उसके बेटे की, उसके बहुएं की पत्थर की मूर्ति अभी भी उस गांव में है, तो वहां जाना चाहिए कभी। ठीक है, चंबा की कहानी है ये, पंगवाल की बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर जाइए, इसको देखिए और फील कीजिए कि क्या ये बात सच है, अच्छा है। अब तो उन पत्थरों की भी पूजा होती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सही और बैरा। सही और बैरा क्या होता है? पांगी के साथ लगे हुए सही और बैरा परगने भी उपेक्षित और आदिम हालात में है। ठीक है, यह दोनों परगने चूरा तहसील में है। इनके रीति रिवाज, रहन सहन और संस्कार पंगवालों के समान है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग कमिश्नर के सामने पांगी के समान इन दोनों परगनों की भी अनुसूचित प्रदेश घोषित करने की बात कही थी, जो सर्वथा उचित है। तो ये जो परगने हैं सही और बैरा, ये आपने याद रखने, कहाँ पर है? पांगी में है। सही परगने की कुल जनसंख्या 1951 में 3446 थी। इसमें से 1772 पुरुष और 1674 स्त्रियां थी। बैरा परगने में कुल जनसंख्या 1951 की जनगणना के अनुसार 2942 थी, जिसमें 1528 पुरुष थे, 1414 स्त्रियां थी। इन परगनों में पांगी प्रदेश की जातियों के अलावा गद्दी, आदम, धर्मी, सिप्पी, जोग, डूम और गुजर भी रहते हैं। पांगी और चूरा तहसीलों में उत्तम कोटि की बहुमूल्य औषधियां उपलब्ध होती है। इनमें अष्टवर्ग, पत्तीस, धूप, कूड़, बनी, ककड़ी, कूट, बन फसा, तालिस पत्र, मीठा तौलिया आदि मुख्य है।
पहले ग्रामवासी परिश्रम में इन औषधालयों को लाकर बेचते थे और कुछ रुपए उन्हें मिलता था। इन औषधियों के बदले पंगवाली अनाज ले जाते थे। परंतु नवंबर 1953 में जंगलात विभाग ने इन जड़ी बूटियों पर टैक्स लगाना आरंभ कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि टैक्स लगाने के बाद उन औषधियों का दाम इतना कम मिलता है कि इसमें पंगवाले अतो उत्साह हो गए। टैक्स के अलावा प्रत्येक दुकानदार को 50 रुपया लाइसेंस के लिए देना होता है और यह बोझ आदिवासियों पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे ये जो औषधियाँ हैं काफ़ी है। वहाँ पे अष्टवर्ग है, धूप है, कूड़ है, बनी हुई ककड़ी है, बन ककड़ी है, कूट है, बनफशा है, मीठा तेलिया है। तो गांव वाले जो है ना इन जो जड़ी बूटियों को जो है ना वो बेचते थे और उन्हें कुछ रुपए से मिल जाते थे। लेकिन 1953 में ना जंगलात वालों ने ना इन जड़ी बूटियों पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। इससे लोगों का जो थोड़ा जीवन प्रभावित हुआ जो टैक्स से। ठीक है, अब देखिए जंगल कैसे है। वहाँ पे पांगी में समृद्ध जंगल है। यहाँ के समृद्ध जंगल के कारण चंबा के राजा ने पंगवालों के लिए खेती योग्य जमीन बहुत कम रहने दी है। फिर भी उस समय पंगवालों को मकान के लिए देवदार के पेड़ बहुत सस्ते, करीब 100-200 रुपये में एक पेड़ के हिसाब से मिल जाते थे। अब सारे हिमाचल प्रदेश के समान यहाँ के लोगों को भी अधिक कीमत पेड़ मिलते हैं। करीब एक जो किसी भी दशा में पंगवाल नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। नतीजा यह है कि लोगों के मकान गिरते हैं तो फिर बनाना उनकी ताकत से परे होते हैं। हमारे विचार से पांगी की विशेष स्थिति का धन रख कर यहाँ के निवासियों के लिए जंगलात या नए सिरे से बंदोबस्त होना चाहिए और उनके यहाँ आदिवासियों के लिए कुछ पेड़ बिना दाम के देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जौनसर बाबर में तथा दूसरे आदिवासी क्षेत्र में है। वन संपत्ति ने पंगवाल का भाग है। यह बात माने बिना इनकी दशा सुधार नहीं जा सकती। देखो सरकार की बहुत अलग अलग घर बनाने की स्कीम है, ये भी उनको दी जा सकती है यार, तो अच्छा वहाँ पे सुधार हो सकता है। पाकिस्तान बन जाने से पंगवालों को बहुत हानि हुई है। पांगी के जंगल की लकड़ी चंद्रभागा अथवा चिनाब के प्रवाह से प्रभावित होकर जाती है। अब चिनाब का अधिकतर भाग पाकिस्तान में चला गया है। भारत की सीमा में जहाँ तक चंद्रभागा बहती है वहाँ लकड़ी को रोकना उतना अच्छा स्थान नहीं है बन पाया क्योंकि प्रवाह इस सीमा में तेज है और बूम बनाना अपेक्षाकृत कठिन है। विशेषकर वर्षा ऋतु में बहुत सारे लकड़ी पाकिस्तान चले जाने का डर है। परिणाम यह है कि इधर वर्षों से लकड़ी का चिरांद कटाव आदि बंद है। पहले हिमाचल सरकार ठेकेदारों को अनेक वर्षों का ठेका देती थी, परंतु अब केवल 1 वर्ष का ठेका देने की नीति हो गई है। पांगी जैसे प्रदेश में कोई ठेकेदार केवल 1 साल में अपना काम पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, मजदूरों के लिए ठेकेदारों को राशन प्रबंध बाहर से करना पड़ता है क्योंकि पांगी में अनाज बहुत कम होता है। अवस्था यह है कि जंगल का काम बंद होने से पंगवालों के पास रुपया कमाने का कोई रोजगार नहीं रहा। बेकारी बहुत अधिक बढ़ गई है। बेकारी बहुत अधिक बढ़ गई है। जंगल में काम करके यहाँ के लोग 2 पैसे जमा करते थे, उसी से अनाज और वस्त्र खरीदते थे। अब तो मुसीबत है। तो ये है। अगला है गद्दी गुजरों को जनजातीय का दर्जा। अब हम वापस जो है ना उसी चीज पे आ रहे जो हमने अभी पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ रखा है। तो बीच बीच में जोगमोहन बलोखरार जी ने जो है ना ये चीज भी लिखी है। तो नेक्स्ट है गद्दी गुजरों को जनजातीय दर्जा। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश के नए क्षेत्रों के गद्दियों और गुजरों को जनजातीय दर्जा देने की घोषणा से इस समुदाय के लोगों को एक नई पहचान मिली है। 1999 में केंद्र में कांगड़ा चंबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी बहुमत के बाद लोकसभा में आने के बाद केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने सबसे पहले गद्दियों और गुजरों को जनजातीय दर्जा दिलवाने का ही कार्य किया था। तो किस मंत्री ने गद्दियों और गुजरों को सबसे पहले जो है ना
एसटी का दर्जा दिलवाया था वो था शांता कुमार ने, ठीक है, 1999 में। इस कार्य के लिए पुरानी कड़ियां जोड़ना अत्यंत दुष्कर कार्य था। केंद्रीय मंत्री ने जब जनजातीय का कार्य विभाग से इस संदर्भ में संपर्क स्थापित किया तो यह पाया गया कि दस्तावेजों के अभाव में मंत्रालय के पास कुछ भी नहीं था जिससे गद्दी गुजरों का मामला आगे बढ़ता पता। वर्ष 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जब पंजाब के कुछ क्षेत्र हिमालय में विलीन कर दिए गए तो क्षेत्र के गद्दी और गुजर जनजातीय दर्जे से वंचित रहे। विडंबना यह थी कि पुराने हिमाचल में बसने वाले इस समुदाय के लोगों को जनजातीय दर्जा प्राप्त था। कांगड़ा जिले के धौलाधार घाटियों के उस पार चंबा जिले में रहने वाले गद्दियों को जनजातीय दर्जा प्राप्त था, जबकि धौलाधार घाटी के इस पार कांगड़ा जिला में रहने वाले गद्दी इस सुविधा से वंचित थे। इस प्रकार चंबा के गुजरों को जनजातीय दर्जा दिया गया था, जबकि हिमाचल में विलय किए गए कांगड़ा, नालागढ़ जैसे क्षेत्र में बस रहे गुजरों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। एक जैसी संस्कृति, एक जैसा रहन सहन, इसके बावजूद सामाजिक विसंगति समुदाय के लोगों को संघर्ष के लिए बाध्य कर रही थी। वस्तुतः आजादी के बाद वर्ष 1950 में राज्यों के संबंध में केंद्र द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित की गई थी। वर्ष 1955 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने के लिए कहा गया था तथा इस आयोग की सिफारिश के बाद इस आदेश में व्यापक संशोधन किया गया। संशोधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही और 1956 में राज्य के पुनर्गठन के दृष्टिगत इन आदेशों में पुनः संशोधन किए गए। वर्ष 1976 में बहुत सारे समुदाय पर लागू क्षेत्र प्रतिबंध हटा दिए गए ताकि संपूर्ण राज्य के संबंध में समुदाय को विनिर्देशित किया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय को तदुपरांत समस्त भारत में 139 मामले प्राप्त हुए थे। उन्हें अनुमोदित प्रक्रिया के बाद ही सही पाया गया। इस निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और गोवा की 12 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में हिमाचल प्रदेश के बेड़ा, गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोग शामिल किए गए हैं। इस उद्देश्य से संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 की धारा 4 भाग ड में संशोधन प्रस्तावित किया गया। इस संबंध में विधेयक आगामी सदन में प्रस्तुत किया और फिर संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। हिमाचल प्रदेश के नए इलाकों के गद्दियों और गुजरों को पिछले 40 वर्षों से जनजातीय दर्जे के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा था। चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को अवश्य उछालती थी। पूर्ववर्ती सरकारें थोथे आश्वासन देकर ये गद्दियों और गुजरों को बहला रही थी। तो ये गद्दी और गुजर को ऐसे हमने टॉपिक पार्ट 1 में पढ़ रखा है, फिर भी इसको भी याद रख लेना यार। सुन लेना, इस वीडियो को बार बार देखना है आपने, ठीक है। आपने 1 घंटे तक पेशेंस बना रखा है, अब थोड़ा सी रह गया है। आज हम चौथे वीडियो में ही इसको खत्म करेंगे, जनजातीय टॉपिक को, जगमोहन बलोखरा के बुक को। ओके, तो यहाँ तक बने रहे, बहुत बढ़िया है। 3-4 पेज और बच गए, चलिए फटाफट उसको भी समझते हैं, पढ़ते हैं। ओके, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह मामला कई बार निरस्त कर दिया था। असमंजस की स्थिति में केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय मंत्रालय से इस संबंध में पुनः विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन मंत्रालय ने कोरा जवाब दिया। इस मामले पर दोबारा विचार नहीं हो सका। शांता कुमार ने हार नहीं मानी और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से इस मामले पर विचार करने के लिए संपर्क साधा, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार ने शांता कुमार से इस मामले में लंबी बातचीत की और कहा कि मृतप्राय इस मामले में दोबारा विचार करना असंभव है। काफी मशक्कत के बाद रजिस्ट्रार जनरल इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गए। राज्य में यह विरोधाभास राज्य के पुनर्गठन के समय पैदा हुआ था, जबकि कांगड़ा जिले सहित पंजाब के कई क्षेत्रों का हिमाचल में विलय किया गया था। जब पुनः एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
के निदेशक के संपर्क साधा गया, जिन्होंने इस मामले में पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सितंबर 2000 में एक दल का गठन किया। उसे कांगड़ा और चंबा जिले के दौरे के लिए भेजा गया। एक मास तक यह दल चंबा कांगड़ा के इस समुदाय की विशिष्ट जीवन शैली और संस्कृति का अध्ययन करता रहा। इस दल के निष्कर्षों की अंतिम रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्री शांता कुमार को सौंपी थी। विडंबना यह थी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र के पास नहीं था। हिमाचल प्रदेश के विलेकृत क्षेत्रों के गद्दियों और गुजरों को जनजातीय दर्जा प्राप्त करने संबंधी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रस्ताव भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराया गया। मामले की पूर्ण जांच के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अपने सुझाव दिए। संवैधानिक आवश्यकता के अनुरूप मंत्रालय ने यह मामला राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन श्री भूरिया से शांता कुमार ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर इस मामले को शीघ्र निपटने के लिए आग्रह किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय कमीशन को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा गया। राष्ट्रीय आयोग से अनुमोदन के पश्चात यह मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के विलकृत क्षेत्रों के गद्दी और गुजरों के जनजातीय दर्जा प्रदान करने में शांता कुमार ने 1996 में चुनाव में कांगड़ा जिले के इस समुदाय के लोगों से किया गया एक चुनावी वादा पूरा किया। हिमाचल प्रदेश के विलकृत क्षेत्रों के 8 लाख से अधिक गद्दी गुजर इस निर्णय से लाभान्वित हुए। उन्हें जनजातीय विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ। साथ ही राज्य की जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन मिलना आरंभ हुआ। सैनी चौहार खास व जाट अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सैनी चौहार खास एवं जाट समुदाय को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर 2002 की दीपावली का शानदार उपहार दिया। अब एसटी में उन्होंने बनाया ना, तो उपहार क्या था यार ये। अब एसटी में इनको पिछड़ा घोषित कर दिया, तो उपहार तो यही था कि चलो उनको थोड़ा राहत मिली, उनको सरकार की तरफ से जो है ना विशेष वो मिला, उनको अवसर मिला। ठीक है, सुविधाएं मिली। तो हमने जो है ना जनजातियां पढ़ दी है सारी हिमाचल की। अब जरा एक जनगणना 2011 के विशेष तथ्य भी हम इसको जरा पढ़ लेते हैं, क्या पता काम ही आ जाए। ठीक है। शिशु लिंग अनुपात में 1.92% गिरावट। हिमाचल में पिछले 10 सालों 2001 से 2011 में लिंग अनुपात में कमी आई है। 2001 से 11 में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों में 1.92% गिरावट दर्ज की गई। यानी 10 साल में इस आयु वर्ग के बच्चों में 15,239 कमी आई है। इनमें से 10,967 पुरुष व 4,272 महिलाओं की कमी है। हिमाचल में 0 से 6 वर्ष आयु की कुल जनसंख्या 7,70,898 है। इनमें से 40,07,459 पुरुष व 3,70,439 महिलाएं हैं। यह है 4,07,459। ठीक है। अनुसूचित जातियों में इस आयु वर्ग की जनसंख्या इतनी है, अनुसूचित जनजातियों में इतनी है। अनुसूचित जातियों में दशक की वृद्धि 0.68% व अनुसूचित जनजातीय दशक की वृद्धि 42.71% दर्ज की गई है। जनगणना आंकड़ों के अनुसार राज्यों में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग है, जो कि 909 है। यार ये आंकड़े तो वैसे चलो पढ़ लेते हैं, इसको भी क्या जाता है, 2-3 पेज सारे रहेंगे। ठीक है। ग्रामीण 912 व शहरी 881 है। अनुसूचित जातियों में 0 से 6 वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात 933 है। इनमें से ग्रामीण 934 है व शहरी 905 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात 930 है। इनमें से ग्रामीण 934 व शहरी 816 है। जनगणना आंकड़ों के अनुसार बीते 10 साल में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 60.3% की बढ़ोतरी हुई है। ओके।
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 3,52,126 है। इनमें से 1,56,118 पुरुष है, 1,56,008 महिलाएं हैं। राज्य के कुल जनसंख्या का यह 5.7% है। वर्ष 2003 में पंजाब के साथ लगते राज्यों में रह रहे गद्दी गुज्जर को ट्राइबल घोषित किया गया। जो लोग पहले ट्राइबल नहीं थे, वर्ष 2003 की अधिसूचना के बाद उन्हें ट्राइबल घोषित किया गया। यही कारण है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कांगड़ा, हमीरपुर व कुल्लू जिला में ट्राइबल की जनसंख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी 68,64,602 है। 10 सालों में राज्य की जनसंख्या में 12.09% बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 12.7% व नगरीय क्षेत्र में 15.6% है। राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 17,29,252 है। राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 17,29,252 है। ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या का यह 25% है। दृष्टि की वृद्धि 15.1% हुई है। हिमाचल में 3.5 लाख कामगार। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल में कुल कामगारों की जनसंख्या 35,59,422 है, जिनमें 20,43,373 पुरुष है, 15,16,049 महिलाएं कामगार है। राज्य की कुल जनसंख्या में कामगारों का आंकड़ा 51.9% है। इनमें से ग्रामीण 53.3% व शहरी 39.2% है। राज्य में अनुसूचित जातियों में कुल कामगारों की जनसंख्या 9,01,561 है। इनमें से पुरुष 5,14,987, महिलाएं 3,86,574 है। अनुसूचित जातियों में कामगारों की प्रतिशत 52.1% है। एसटी कुल कामगारों की जनसंख्या भी 2,09,957 में है। पुरुष है 1,16,539 और महिला है 9,34,000, ये 53,418, महिला है 53,418। एसटी की बात करें तो उसमें कामगारों का प्रतिशत 53.5% है, ग्रामीण है 54.4%, शहरी है 35.6%। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के दीर्घकालीन कामगारों की जनसंख्या 20,62,501 है, जिनमें से 18,22,109 ग्रामीण क्षेत्र में है, 2,40,352 शहरी क्षेत्र में रहते हैं। प्रदेश में कुल कामगारों में दीर्घकालीन कामगारों का 57.9% है, ग्रामीण है 55.4 व नगरीय है 89.0%। हिमाचल में अनुसूचित जातियों में दीर्घकालीन कामगारों की जनसंख्या 5,01,33 है, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 46,04,61,969 व शहरी क्षेत्र में 3,38,164 निवास करते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति के कुल कामगारों में, यार देखो, ये फिगरें याद करना उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ये मैं ऐसे ही जस्ट पढ़ रहा हूँ किताब को रटने के लिए। ठीक है, इसको ज़्यादा ऐसे सीरियस नहीं लेना है, इतना कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं इन फिगरों के अलावा, क्योंकि अब तो ये यही चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जनगणना। ठीक है, ये है हमारी 3 जातियां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 2 नई जातियां शामिल किया गया। ठीक है, यहां से पढ़ते। ठीक है, 3 नई जातियां देखिए। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हिमाचल में अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति की 2 नई जातियों को शामिल किया गया है। हिमाचल में बरुवाला कास्ट एससी व बेटा व बेदा कास्ट को एसटी में शामिल किया गया। लाहौल में शहर नहीं। जनगणना 2011 के मुताबिक प्रदेश में 59 शहर है। लाहौल स्पीति जिला में ना शहर है और ना ही कोई नगरीय आबादी है। राज्य के जिलों में जहां आबादी बढ़ोतरी हुई है, वहीं लाहौल स्पीति में एकमात्र ऐसा जिला है जहां की आबादी बहुत कम आकी गई है।
पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे। जनगणना 2011 के तहत 5,39,736 लोग साक्षर है। यह है 27,52,590 पुरुष और 22,87,146 महिलाएं हैं। 50,39,736 से ये, ठीक है, 5 लाख नहीं। साक्षरता दर 82.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीणों की है 81.9, शहरी की है 51.1%। ये तो याद रखने वाली चीज है भाई। नेक्स्ट है हिमाचल में 60% बड़े एसटी। हिमाचल में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एक दशक में 60.3% बढ़ गई है। जनसंख्या के हिसाब के सबसे बड़ा जनजाति जिला चंबा है। सबसे बड़ा एसटी का जिला कौन सा है? चंबा, ठीक है। जनजाति जनगणना वर्ष 2001 में 10वें नंबर पर रहा कांगड़ा। अब दूसरे नंबर पर आ गया है। जो पहले 10वें नंबर पर था कांगड़ा, वो दूसरे नंबर पर आ गया है। किन्नौर तीसरे नंबर पे है और लाहौल स्पीति चौथे नंबर पे। सबसे पहला है चंबा, ठीक है, फिर है कांगड़ा, फिर है किन्नौर, ठीक है, और फिर चौथा है लाहौल एंड स्पीति। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की वृद्धि दर 15.1% आगे गई है। जनगणना 2011 के लिए हिमाचल में एक नई अनुसूचित जाति बरवाला और दो नए अनुसूचित जनजाति बेडा और डोबा बेटा और डोबा गाड़ा जोवा जोड़ी गई। वर्ष 2000, देखो ना, ये बेडा और डोबा जाति जो ना अनुसूचित एससी में जोड़ी गई थी, ये, ठीक है। वर्ष 2001 की जनगणना में चंबा में जहां 1,17,569 अनुसूचित जाति के लोग थे, वहीं 2011 में उनकी जनसंख्या बढ़कर 1,35,500 हो गई है। 5.7% एसटी, 25.2% एससी। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 3,52,196 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17,29,252 है। यानी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 5.7% और अनुसूचित जाति 25.2% है। 5.7% है एसटी और 25.2% है एससी हिमाचल में, ठीक है। कांगड़ा में इनकी जनसंख्या जो है 15,970 से बढ़कर 84,564। लाहौल स्पीति में 24,238 से बढ़कर 25,707। कुल्लू में 11,351 से बढ़कर 16,822। मंडी में 10,564 से बढ़ के 12,787। हमीरपुर में 155 से बढ़ के 3,044। ऊना में 51 से बढ़ के 8,601। बिलासपुर में 9,180 से बढ़ के 10,690। सोलन में 3,542 से बढ़ के 25,645। सिरमौर में 5,960 से बढ़ के 11,262 और शिमला में 4,112 से बढ़ के 8,755 हो गई है। 3,519 बुजुर्गों की उम्र 100 साल से ज्यादा। कितने हैं? 3,519। हिमाचल में 3,519 बुजुर्गों की आयु 100 साल से ज्यादा है, ठीक है। यह खुलासा आयु आधारित जनगणना 2011 में हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना में ऐसे बुजुर्गों की संख्या 1348 थी। उससे पहले 1951 की जनगणना में यह संख्या 1653 रही है। हिमाचल की कुल 68,64,602 जनसंख्या में से 5,44,984 व्यक्ति 0 से 4 साल आयु वर्ग में दर्ज किए गए। अगला है 5,51,177 व्यक्ति 5 से 9 वर्ष की आयु में और 6,39,224 व्यक्ति 10 से 14 वर्ष की आयु में और 4,37,645 व्यक्ति 15 से 59 वर्ग की आयु में 699 और 490 व्यक्ति 60 से 90 वर्ष की आयु में और 3,519 व्यक्ति 100 से ज्यादा आयु वर्ग में दर्ज किए गए हैं।
3519 व्यक्ति जो है ना 100 से ज़्यादा वो है पूरे हिमाचल में, ठीक है। 10,163 लोगों ने अपनी आयु को नहीं बताया था। कितने लोगों ने नहीं बताया अपनी एज को? 10,153 लोगों ने। अब इन जनजातियों में देखते हैं साक्षरता दर इन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गत वर्ष 2001 से 2011 में प्रदेश की साक्षरता में बहुत अधिक सुधार हुआ है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 7.83% का इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र में बढ़ोतरी 2.44% तक सिमट कर रह गई है। 2001 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की साक्षरता दर 76.48 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 83.78 पहुंच गई है। इनमें से 7.30% बढ़ोतरी की गई। तो जब सबसे ज़्यादा साक्षरता वाली बात होगी तो आपने जो है ना आंख बंद करके हमीरपुर में आना है, ठीक है। हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है? 89.01%। और सबसे कम है चंबा की 73.19%, ठीक है। तो चंबा की सबसे कम है, उसके सेकंड लास्ट पे लाहौल स्पीति, फिर उसके बाद सिरमौर में भी बहुत कम साक्षरता दर है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर है हमीरपुर की, दूसरी है उन्नाव की, ठीक है, तीसरी है कांगड़ा की। ये तीन याद रखना, ठीक है ना, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर 75.08 से बढ़कर 82.91 हो गई है, और जिनमें से 7.83% की बढ़ोतरी हुई है। शहरी साक्षरता 2011 में 88.95 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 51.39 हो गई, जिनमें से 2.44 बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर 67.42 से बढ़कर 76.60 तथा पुरुषों की 83.35 से बढ़कर 90.83% हो गई है। इसमें सबसे रोचक आंकड़ा जो उभर कर सामने आया है, उसमें प्रदेश की सबसे बड़ी जिला कांगड़ा में शिक्षा पर करोड़ों का बजट खर्च करने के बावजूद पिछले दशक की शहरी इलाकों में साक्षरता दर में कमी आई है। 2011 की जनगणना के अगर आंकड़ों को नज़रों को देखा जाए तो साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 86.62 थी, वहीं 2011 में घटकर 85.67% रह गई है। शहरी क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता दर जिला कांगड़ा में 2011 में 90.60 थी, मगर 2011 के आंकड़ों से घटकर 88.31% रह गई है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में साक्षरता दर में जिला हमीरपुर 89.01% के साथ अव्वल रहा, जबकि चंबा जिला 73.19% के साथ सबसे नीचे खिसक गया है। लास्ट का पोजीशन थोड़ा सा अटपटा रहा गाइस। और इस वीडियो के साथ जो हमने, ये वीडियो बेशक लंबी हुई है, इसके साथ हमने जो है ना जगमोहन बलोकरा का जो जनजाति वाला टॉपिक है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो हमने पूरे के पूरे पेज जो है ना जनजातियों के जितने भी थे सारे के सारे हमने पढ़ दिए हैं। तो लास्ट में थोड़ा सा ये आंकड़े उकड़े में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको जस्ट सुनना आपने, ठीक है। ये जनजाति वाला टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। अब अगले नए टॉपिक में मिलेंगे, और इस जो ये पार्ट नंबर जो 4 है इस वीडियो का, आपने इसको बार बार देखना है। सबसे पहले पार्ट 1 देखना, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चारों पार्टों को बार बार देखिए यार, इसमें से क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप HAS के एस्पिरेंट है तो पेशेंस चाहिए, मैंने पहले भी बोला, बार बार मैं बात बोलता हूँ, पेशेंस के साथ वीडियो देखनी है और नोट्स बनाने हैं, तथा नोट्स नहीं बनाते तो वीडियो को बार बार देखिए और ऐसे ही याद कर लो सब कुछ। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे, अगर इसके MCQ लगते तो MCQ लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।